तो दोस्तों, आप में से जो लोग भी हाल फिलहाल में उत्तराखंड या हिमाचल जाके घूमने वाले हैं, स्पेशली अपनी मोटरसाइकिल से, और आप प्लान कर रहे हैं कि रात के टाइम आप हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच राइड करेंगे, तो यार आप ये वीडियो स्किप कर दो, क्योंकि आज जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक लड़के के साथ जो घटी। भाई साहब, मैं खुद मोटरसाइकिल बहुत इंथुजियास्ट मोटरसाइकिल राइड करता हूँ पहाड़ों में, बट वो घटना सुन के अब मैं 1000 बार सोचूंगा कभी भी अगर मुझे रात के टाइम इन पहाड़ों में राइड करना हो तो। क्योंकि यार ये जो पहाड़ है ना, सुबह जितने सुंदर लगते हैं, रात होते होते उतने ही ज्यादा भयानक लगने लगते हैं। और जब इन पहाड़ों का वो भयानक रूप रात के टाइम एकदम पीक पे होता है, तब यहाँ कुछ ऐसी शक्तियां निकलती हैं जिनके सामने अगर आप पड़ गए तो आपकी जिंदगी उसके बाद से हमेशा के लिए बदल जाएगी। बोलते हैं ना कि हिमाचल उत्तराखंड देव भूमि है। भाई देव है, देवीय शक्तियां हैं, तो वहाँ पे और भी तो शक्तियां होंगी ना बैलेंस करने के लिए, प्रकृति का नियम है। पर जो राहुल की घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे पहले बस एक सीन जो है इमेजिन करना अपने दिमाग में। आप उत्तर प्रदेश के गांव में आपका घर है, आप वहीं पे पले बड़े हो, आपका पूरा जीवन जो है उस गांव में ही कटा है, आसपास के शहर थोड़ा बहुत घूमे आपने, और पहली बार आपको मौका मिलता है हिमाचल के पहाड़ देखने का। आप दिल्ली जाते हो, वहाँ कश्मीरी गेट से हिमाचल रोडवेज की टिकट लेते हो और बस में बैठकर आप शिमला के लिए निकल जाते हो। टोटल 10-12 घंटे की पूरी जर्नी है और आप सुबह बैठे हो, सुबह 10 से 11 बजे, ठीक है। आप रात के 11 बजे तक शिमला पहुंचोगे। इमेजिन करना बस जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप बस में बैठे हुए हो, बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, 100-150 पैसेंजर्स उस बस में। और इस समय जब आप दिल्ली के कश्मीरी गेट से वो बस बोर्ड कर रहे हो, उस समय पूरी भीड़ भाड़ है, ठीक है, पूरा ट्रैफिक, लोग हैं, सब कुछ है। आप बस में बैठ के आगे बढ़ने लगते हो। दोपहर होती है, शाम होती है, शाम होते होते बस जो है प्लेन वाला एरिया छोड़कर पहाड़ों में ट्रैवल कर रही है। धीरे धीरे शाम ढलती है, अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है और आप देखते हो कि आप जहाँ बैठे हो बस के अंदर, उसके पैसेंजर्स कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, पैसेंजर्स उतरने स्टार्ट हो जाते हैं। बस आगे बढ़ती है। शिमला अभी भी 2-2.5 घंटे की दूरी पे है। बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। बस बिल्कुल जो है घने जंगल के बीच से ट्रैवल कर रही है। एक साइड में पहाड़ है, दूसरे साइड खाई है पूरी, और सिर्फ 10-12 लोग ही बचे हुए हैं एज ए पैसेंजर। आप उनमें से एक हो। आप लोगों के अलावा बस का कंडक्टर है और उसका एक ड्राइवर है। इसी बीच रात के 9:30-10 बजे के आसपास बस जो है अचानक रुक जाती है। अब कंडक्टर उतर के जाता है देखने की क्या हुआ आखिर। वो देखता है कि बस के इंजन में कुछ खराबी है और इसको बनने में टाइम लगेगा 2-2.5 घंटे का। अब आपके आसपास 10-12 लोग हैं, ठीक है, पैसेंजर जो आपके को पैसेंजर हैं। इस समय आपको थोड़ा डर लगेगा क्योंकि जंगल का इलाका है, पूरा एकदम अंधेरा हुआ पड़ा है, जानवरों की आवाज़ आ रही है। आपको थोड़ा सा डर रहेगा, बट आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार 10-12 लोग हैं, ठीक है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ होता है तो हम साथ में फेस कर लेंगे। आप थोड़ा निश्चिंत हो जाते हो। बट यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सोचो आप इस बस की जगह अकेले अपने मोटरसाइकिल पे हो और आपके साथ कुछ ऐसा सीन हो जाता है कि आपकी मोटरसाइकिल इस जंगल के बीच खराब पड़ गई। मोबाइल में नेटवर्क नहीं है और आप देखते हो कि दूर से एक 7 फीट का आदमी सिर पे जो है वो ऐसे कंबल जैसा कुछ ओढ़े हुए है, आपकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपकी पूरी लोडेड मोटरसाइकिल है, सामान वामान, अपने कैंपिंग वैम्पिंग का टेंट वेंट सब रखा हुआ है। उस समय आप क्या करोगे? ओह भाई, गूज़ बम्स आ रहे हैं मेरे को, अभी सही बता रहा हूँ। कुछ ऐसा ही होता है आगरा के रहने वाले राहुल के साथ। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अंदर से जो है ना, आपको एकदम शिवर हो जाएगा। आप वो बोलते हैं ना कि बिल्कुल ठंडी हवा नीचे से लेकर ऊपर तक चलेगी, वो अभी आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं राहुल के साथ। राहुल का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ मैं। तो राहुल जो है बैंगलोर के अंदर एक एमएनसी में जॉब करता है। बेसिकली वो आगरा का रहने वाला है और बैंगलोर के अंदर उसकी पोस्टिंग थी। फिर अचानक से का लॉकडाउन हो जाता है, बहुत सारे लोग नौकरियां चली गई और जो कंपनीज रिमोटली ऑपरेट कर सकती थी, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को बोला कि ठीक है, आप अपने घर जाइए और वहीं से आप काम करिएगा, वर्क फ्रॉम होम कीजिएगा। राहुल भी वर्क फ्रॉम होम लेके वापस आगरा आ जाता है। अब राहुल जहाँ जॉब करता था जिस एमएनसी में, वहाँ पे एक और लड़की थी, श्रेया। श्रेया को भी वर्क फ्रॉम होम मिलता है और वो थी नरकंडा की। नरकंडा एक जगह है, बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में। शिमला से उसकी दूरी शायद 50-60 किलोमीटर है। श्रेया नरकंडा की रहने वाली थी, तो वो वापस नरकंडा चली जाती है और वहीं से वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। अब राहुल और श्रेया जो है एक ही टीम में थे उस कंपनी में और इनके बीच अच्छी दोस्ती थी। राहुल जो लड़का था, इसको बहुत शौक था मोटरसाइकिल चलाने का। इसको जब भी टाइम मिलता है ये वीकेंड पे अपनी बाइक लेके मतलब आसपास की जगह जो एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता था। 1-2 बार राहुल अपने पेरेंट्स के साथ उत्तराखंड का जो मसूरी है हिल स्टेशन, वहाँ पे घूमने आया था, बट वो बहुत छोटे में था। हाल फिलहाल में उसने कोई भी पहाड़ नहीं देखे थे और उसको पहाड़ के अंदर मोटरसाइकिल चलाने का ज़्यादा एक्सपीरियंस ज़्यादा के बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इस भाई ने अभी तक सिर्फ प्लेन्स में ही राइडिंग की थी।
अब ऐसे ही एक दिन श्रेया से बात करते करते इनका प्लान बनता है मिलने का। राहुल बोलता है कि यार मैं ना बाइक से आता हूँ घूमने हिमाचल, तो घुमाएगी मेरे को? श्रेया बोलती है हाँ बिल्कुल मैं घुमाऊंगी, आ जाओ। अब श्रेया से मिलने का जो ख्याल था ये सोचकर भाई के मन में लड्डू फूटने लगता है। ये अपना लीव प्लान करता है। ये देखता है कि वीकेंड पड़ रहा है, फिर उसके बाद 1-2 छुट्टियां हैं ऑफिस की पड़ रही हैं, तो ये क्या करता है कि थोड़ा प्लान करके 1 वीक की पूरी छुट्टी लेता है और सोचता है कि चलो घूम के आते हैं शिमला, अपना राइड भी हो जाएगा पहाड़ों में और मैं श्रेया से भी मिल लूंगा। अब राहुल के पास उस समय बुलेट गाड़ी थी। ये क्या करता है, अपना सब कुछ बैग वैग पैक करता है। वो जो बैग होता है ना रक्सैक वाला, लंबा वाला बैग, उसमें राहुल अपना सामान पैक करता है और साथ में ये टेंट भी रखता है अपने। ये सोचता है कि थोड़ा सा कहीं पे रुक के जहाँ मौका मिलेगा मैं कैंपिंग वैम्पिंग करूंगा। ये सब मन में ख्याली पुलाव बना के राहुल आगरा से निकल जाता है शिमला के लिए। अब शिमला से इसको फिर नरकंडा जाना था श्रेया से मिलने। 2 दिन में राहुल जो है शिमला पहुंचता है, ठीक है, आराम से राइड करते हुए, रुकते रुकाते। आगरा शिमला की दूरी कोई 600 किलोमीटर है, तो 2 दिन में। पहले दिन तो ये बहुत तेजी से खींच देता है क्योंकि प्लेन वाला रास्ता था। सेकेंड डे थोड़ा धीरे धीरे करके ये पहुंचता है शिमला। रात हो जाती है इसको, तो शिमला में रुकता है। अगले दिन भी ये शिमला को रुक के एक्सप्लोर करता है, आसपास की पूरी जगह देखता है। 2 दिन हो गए, तीसरा दिन एक्सप्लोर करता है। चौथे दिन ये डिसाइड करता है कि चलो मैं श्रेया से मिलने नरकंडा चलता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। राहुल ने गूगल मैप पे देखा कि शिमला से नरकंडा की दूरी कोई 50-60 किलोमीटर है, तो ये थोड़ा सा रिलैक्स होता है, ठीक है। सुबह लेट उठता है 10 से 11 बजे, सामान वामान लोड करता है बाइक पे, अपना जो है होटल से चेकआउट करता है। और चेकआउट करते करते इसको 2 बज चुके थे, तो सोचता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 50-60 किलोमीटर ही तो है, 2-2.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा आराम से। अब यहाँ पे राहुल बाबा जो है गलती कर देते हैं। राहुल बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था जो अनसर्टेनिटी उसके सामने आने वाली थी। राहुल करीब 3-3:30 बजे जो है अपनी राइड स्टार्ट करता है शिमला से नरकंडा जाने के लिए। धीरे धीरे राइड करके नरकंडा की तरफ बढ़ रहा था। 3 से 4 बजता है, 4 से 5 बजता है। अक्टूबर का टाइम था, मानसून को खत्म हुए करीब 1-1.5 महीने हुए थे और बिल्कुल जो पहाड़ थे एकदम लश ग्रीन। अब राहुल के दिमाग में पूरे टाइम यही चल रहा था कि यार 50-60 किलोमीटर ही तो है, मैं आराम से चलूंगा। तो राहुल ना बहुत आराम से एकदम पहाड़ के बीच में राइड करते हुए मस्त मलंग के जैसे आसपास के नज़ारे रुक रुक के फोटो वोटो क्लिक करते हुए ऐसे वो राइड कर रहा था, बहुत आराम से। अब नरकंडा की दूरी लगभग 40-42 किलोमीटर रह गई थी, तो राहुल एक जगह चाय पीने के लिए रुकता है और वहां पे रुक के जब चाय पी रहा था तब जो चाय वाले भैया थे उन्होंने उसका बाइक देखा। बोला कि भैया आप तो बड़ी दूर से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं आप? राहुल बोलता है हाँ भैया मैं नरकंडा जा रहा हूँ अभी। और वो ऐसी बात करते करते अपना मोबाइल जो है दिखाता है भैया को, चाय वाले भैया को, कि भैया ये वाला रूट है, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो वो चाय वाला जो था ना वो थोड़ा सा यंग था, राहुल भी यंग था, तो राहुल बोलता है कि वहाँ है मेरी फ्रेंड रहती है ये वो, तो हम जाके थोड़ा सा मिलना है। तो इनके बीच में थोड़ा सा वो क्या उसको बोलते हैं ब्रोकोड डेवलप हो जाता है, भाईचारा वाला। चाय वाला भी राहुल की जो है फीलिंग समझता है कि यार ठीक है लड़का बड़ी जल्दी में है, इसको छोटा रूट बताते हैं। अब चाय वाला बोलता है कि कहाँ इस लंबे रूट के चक्कर में पड़े हो, ये छोटा रूट है, मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, आप वो रूट पकड़ो, आप 1-1.5 घंटे पहले ही नरकंडा पहुंच जाओगे। राहुल बड़ा खुश होता है, यार चलो मजा आ गया, श्रेया के साथ मैं और ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। ये भाई क्या करता है, उस चाय वाला के बताए रूट पे मेन जो रोड था, मेन जो हाईवे बना हुआ है वो छोड़ के एक डिटूर ले लेते हैं भाई साहब। अब यहीं पे पूरा गेम बदल जाता है राहुल के लिए। अब धीरे धीरे डिटूर लेके राहुल उस चाय वाले के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। करीब 1-1.5 किलोमीटर राइड करने के बाद वो देखता है कि जो पक्की सड़क है वो खत्म हो गई है, अब बिल्कुल कच्चा रोड है, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, उस पे उसको राइड करके नरकंडा पहुंचना था। इस समय करीब 6:15 बज चुके थे और चाय वाले ने बताया था कि आप कैसे भी 7 बजे तक, 7-7:15 तक आप पहुंच जाओगे नरकंडा बड़े आराम से। अब ये भाई धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। पहाड़ में तो इसको ज्यादा चलाने की आदत थी नहीं और जो रोड था वो इतना ज़्यादा ख़राब था कि राहुल को अब धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगी। वो फिर अफसोस करता है कि यार क्यों मैंने वो मेन रोड छोड़ के ये वाला रूट पकड़ लिया। बट अब राहुल को अंदाज़ा नहीं था कि वो जिस चीज़ के लिए अफसोस कर रहा है वो तो बहुत छोटी चीज़ है भाई, जो अभी सामने आने वाला है। अब राहुल की स्पीड ना एकदम कम हो गई थी, ये 10-15 की स्पीड पे धीरे धीरे करके अपने अब बचाते हुए बाइक को आगे बढ़ रहा था। रात के 7:30 बज जाते हैं। अब राहुल को अभी भी अंदाज़ा नहीं था कि कितना टाइम लगेगा क्योंकि इसकी स्पीड बहुत स्लो थी। 7:30 जब बजता है ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका होता है। ये देखता है कि 100 मीटर की दूरी पे जहाँ पे राइड कर रहा है, 100 मीटर की दूरी पे एक औरत खड़ी है, येलो साड़ी में एक औरत है और वो दूर से ही इसको ऐसे हाथ दे रही है, रुको 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 रुको। राहुल सोचता है कि ठीक है गांव पास के गांव की कोई औरत होंगे, मैं जाके इनसे पूछता हूँ यार, मतलब तो बहुत लेट हो जाएगा मेरे को। अब राहुल पहुंचता है उस औरत के पास। औरत बोलती है कि भैया मेरे को ना यहीं पास के ही गांव में जाना है, तो मेरे को थोड़ा सा लिफ्ट दीजिए। औरत देखती है कि इसका सामान लोडेड है, सब कुछ है, बट फिर भी वो उसको रुक के लिफ्ट मांगती है। राहुल क्या करता है, जो पीछे उसने बाइक के पीछे जो टेंट बांधा था, टेंट को निकाल के अपने साइड में इधर करके बांध लेता है, ठीक है, पैर की इधर, और उस औरत को पीछे बैठा लेता है।
अब पूरे रास्ते वो औरत कुछ नहीं बोलती है। अब जब राहुल ने उसको पीछे बैठा के 1-2 मिनट तक राइड किया, फिर ये सोचता है कि यार अपना अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है और रोड भी बहुत ख़राब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो एक बार मैं पूछता हूँ कि इधर ही कहीं आसपास कुछ ठहरने का मिलेगा क्या। तो ये ना उनसे पूछता है कि आंटी यहाँ पे कोई रूम वूम मिल जाएगा, एक्चुअली मेरे को नरकंडा जाना है, बट अभी तो रात हो गई और रोड भी बहुत ख़राब है, तो मुझे ना मतलब मन नहीं कर रहा है राइड करने का, और रात में बहुत दिक्कत भी हो रही है, कीड़े वीड़े उड़ रहे हैं और मतलब ठंड भी हो रही है, तो मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल हो रहा है। बट उस औरत ने एक शब्द भी जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। राहुल ने फिर बोला कि आंटी आंटी सुन रही हैं आप, बट फिर भी वो औरत एकदम चुप थी, कुछ नहीं बोल रही थी। करीब आधे घंटे 40 मिनट राइड करने के बाद राहुल को पीछे से वो टैप करती है, बोलती है कि रोक दो बेटा। ये बोल के वो औरत जो है उतरती है, राहुल को देख के एक स्माइल करती है। राहुल बोलता है कि आंटी, वो बोलती है कि यहाँ नीचे मेरा गांव है, मैं उधर जा रही हूँ। और जहाँ पे ये औरत उतरती है वहाँ से जस्ट नीचे की तरफ, आप पहाड़ों पे जाएंगे तो देखेंगे कि जो मेन रास्ता होता है उससे नीचे नीचे उतर के गाँव होते हैं, ठीक है। तो औरत बोलती है नीचे मेरा गाँव है, मैं जा रही हूँ। वो नीचे उतरती है और जैसे रास्ता है यहाँ से नीचे से एक और रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है गांव की तरफ, वो उतर के उस रास्ते पे पटाख से भाग जाती है, मतलब बहुत तेज़ी में निकल के जाती है। राहुल को समझ में नहीं आया क्या है सीन, मतलब उसको लगा कि क्या पता कोई प्रॉब्लम में होगी औरत, ये तो ये भी ज़्यादा सोचता नहीं है, ठीक है। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब इसने ये डिसाइड कर लिया कि आज नरकंडा नहीं जाना, आज इधर ही कहीं पर रूम लेके मेरे को रुक जाना है कैसे भी, कल सुबह मैं नरकंडा जाऊँगा। अब इस घनघोर अंधेरे में 4-5 किलोमीटर राइड करने के बाद राहुल को एक घर दिखता है, मतलब बड़ा सा पहाड़ी मकान जो नहीं होता है, हिमाचल उत्तराखंड के आप मकान देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जो ट्रेडिशनल उनके वुडन हाउस होते हैं, तो बड़ा सा एक मकान था, उसके अंदर एक लाइट जल रही है। राहुल दूर से ही देखता है, मतलब 150-200 मीटर दूर होगा वो घर। अभी जहाँ पे राइड कर रहा था, राहुल सोचता है कि उस घर में ही जाके उनसे, मतलब जो ओनर है उनसे बात करके मैं इधर ही साइड में कैंप लगा लूँगा, जो वो टेंट लेके चल रहा था, तो सोचता है कि वहीं पर मैं कैंपिंग करूँगा, ठीक है। आज रात ऐसे ही कैंप के अंदर ही बिताऊंगा, कल मैं नरकंडा जाऊंगा। अच्छा, जो ये घर था, ये घर है, और इस घर के थोड़ा सा साइड से जो है पूरा जंगल का रास्ता स्टार्ट हो गया था। अभी तक क्या था कि इधर पहाड़ था, हल्का सा इधर प्लेन वाला एरिया था, उसके बीच से राहुल राइड कर रहा था, बट उस घर से 50-60 मीटर दूर ही पूरा जंगल वाला स्ट्रेच स्टार्ट होने वाला था। तो राहुल सोचता है कि यार अभी मतलब मैं नहीं पार कर पाऊँगा जंगल, तो मैं इधर ही रुकता हूँ। राहुल जाता है उस घर में, नॉक करता है, कोई आवाज़ नहीं आती उधर से, नॉक करते रहता है। करीब 2-3 मिनट के बाद एक अंकल निकलते हैं, लंबे से अंकल, एकदम एबनॉर्मल हाइट थी उनकी, 60-70 की एज होगी। वो निकलते हैं बाहर। राहुल अपनी प्रॉब्लम बताता है कि अंकल मेरे को नरकंडा जाना था, रात हो गई है, सामने जंगल है, मैं पहली बार राइड कर रहा हूँ पहाड़ में, मैं नहीं जा सकता, तो मेरे को कैंपिंग करने के लिए आप परमिशन दे दीजिए, बस मैं यहाँ पे अपना कैंप लगा लूँगा। अंकल बोलते हैं कि उसकी क्या ज़रूरत है, आ जाओ, इतना बड़ा घर है, मैं अकेले ही रहता हूँ इसमें, अंदर ही रहो, तुम आज रात को रुक जाओ, ठीक है। वैसे भी रात को बहुत ठंड हो जाएगी, तुम पता नहीं टेंट में सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं। तो ये राहुल को जो है अंदर आने का इन्विटेशन देते हैं। राहुल भी खुश हो जाता है, वाह यार क्या बात है। अब राहुल उस घर के अंदर जाने से पहले श्रेया को कॉल करता है, कॉल करके श्रेया को बताता है कि देखो ऐसा सिचुएशन हो गया है, आज मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं कल आऊँगा। श्रेया बोलती है ठीक है, जहाँ तुम रुक रहे हो, क्योंकि राहुल को तो आइडिया नहीं था बिल्कुल कि कौन सी जगह है, क्या है, अंधेरे में कहीं कुछ गांव का नाम कुछ नहीं पता चल रहा था। तो श्रेया बोलती है कि ठीक है, अपना जो लोकेशन है वो मुझे व्हाट्सएप कर दो। राहुल जहाँ पे रुक रहा था, जिस घर पे, उस घर का लोकेशन जो है श्रेया को भेज देता है। राहुल अपने बाइक को सामान के साथ ही वहाँ नीचे एक शेड बना हुआ था, शेड के अंदर रख देता है और एक टैंक बैग उठा के घर के अंदर घुस जाता है। टैंक बैग बेसिकली जो राइडर्स होते हैं वो अपने पास एक छोटा सा बैग रखते हैं, उसमें उनका जरूरी सामान होता है, तो चार्जर वार्जर बाकी वो सब सामान लेकर राहुल अंदर चले जाता है अंकल जी के घर में। अंकल बोलते हैं कि ठीक है बेटा, तुम फ्रेश वगैरह हो जाओ, शाम को जो है मेड ने खाना बनाया था तो वहीं रखा हुआ, मैं गर्म करता हूँ, हम दोनों खाते हैं। राहुल सोचता है यार कितने जनरस लोग हैं। अक्सर पहाड़ में ऐसा होता है, आप पहाड़ में जाओगे तो वहाँ जो आपको मेहमान नवाजी मिलेगी वो बहुत सेल्फलेस लव होता है लोगों का, ठीक है। वो आपको बिल्कुल दिल खोल के ऑफर करेंगे कि आओ जाओ, खा लो, रह लो, ये है ना। मैंने बहुत पहाड़ में राइड किया तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है इसका। अब राहुल जो है कपड़े वपड़े चेंज करके जाके उनके डाइनिंग हॉल में बैठता है। अब जो डाइनिंग टेबल था, यहाँ टेबल है, ठीक है, देखना ध्यान से, यहाँ पे राहुल बैठता है, यहाँ पे अंकल बैठते हैं, ठीक है। ये दोनों खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद राहुल उठता है, ठीक है। जब राहुल उठता है तो इसकी नज़र अपने पीछे पड़ती है इधर, ठीक है। यहाँ से उठ के नीचे जाता वॉश बेसिन की तरफ जहाँ पे हाथ धोएगा, बट उसकी नज़र इधर पीछे पड़ती है और देखता है कि एक फ़ोटो है
फोटो पे हार चढ़ी हुई है और वो फोटो पता है किसकी है? अभी जिस आंटी को उसने लिफ्ट दिया था। अब राहुल की जो फटती है भाई साहब। ये तो पहले इसके हाथ कांपने लगते हैं, ऐसे जो प्लेट पकड़ा था इसने ऐसे ऐसे करके हाथ कांपने लगते हैं। ये उस फोटो की तरफ देख रहा है, ठीक है, एकदम ठंड के टाइम में, उस समय रात को बिल्कुल ठंड हो गई थी, अक्टूबर का मंथ था भाई, पसीने इसके निकल रहे हैं। ये अंकल की तरफ देखता है तो अंकल जो है अपना भी डिनर कंप्लीट कर रहे थे, ऐसे खाते हुए ये ऐसे राहुल की तरफ ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, अपना डिनर खा रहे हैं और राहुल की तरफ देख रहे हैं। राहुल को हल्का सा हिंट मिला कि भाई अभी इसके साथ क्या हुआ है, अब जिस औरत को उसने लिफ्ट दिया है वो कौन थी, उसको हल्का हिंट मिल गया था। अब राहुल जो है जैसे तैसे अपना प्लेट उठा के ले जाके किचन के सिंक में रखता है और भाग के अपने कमरे के अंदर आता है, कमरा बंद करता है अंदर से, और जो कमरा था उसके साइड से ही एक बालकनी थी, बालकनी में जाके सिगरेट विगरेट फूकता है। उसको बहुत स्ट्रेस हो रहा था, बहुत एंग्जाइटी हो रही थी। सिगरेट पीने के बाद राहुल कमरे के अंदर आता है, रजाई अपने ऊपर डालता है और बिल्कुल उसे दुबक के सोने की कोशिश करता है। कहाँ नींद आने जाए भाई, जो उसने देख लिया था कैसे नींद आ सकती थी उसको। इसके डोर पे नॉक होता है 10 मिनट के बाद। ये पूछता है कौन। अब इसको ये भी नहीं ध्यान रहा कि यहाँ तो कौन है, सिर्फ अंकल ही हैं। तो अंकल बाहर से आवाज़ देते हैं कि बेटा मैं हूँ, दूध लेके आया हूँ, गर्म दूध हल्दी वाला, पी लो। ये बोलता है नहीं अंकल नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं पीना दूध। अंकल बोलते हैं कि थकान उतर जाएगी बेटे, दूध पी ले। अब उनका टोन ना थोड़ा सा भारी हो गया अंकल का। अब इसके हाथ पैर काँप रहे राहुल के। भाई ये जाके गेट खोलता है, अंकल जो है हाथ में ट्रे, और ट्रे में एक ग्लास दूध था कांच के ग्लास में, उसको पकड़ के खड़े राहुल को देख रहे हैं और उसकी तरफ देखकर बोला कि पी लो बेटा। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो राहुल? अब राहुल ने अपना नाम भी नहीं बताया था अंकल को, फिर भी ये पूछते हैं कि बेटा इतना परेशान क्यों लग रहे हो राहुल? राहुल बोलता है नहीं कुछ नहीं अंकल, बस नींद आ रही थी। तो अंकल जो है अपने हाथ से उसका जो ये चिन्ह था, चिन्ह को उठाते हैं ऊपर, बोलते हैं कि कहीं आंटी मिली थी क्या तुम्हें पीछे? जब वो बात सुनता है अंकल के मुंह से, भाई इसकी हालत खराब। ये अंकल को धक्का देता है और दौड़ के जिस बालकनी में खड़े होकर सिगरेट पी रहा था वहां से वो कूद के नीचे जाता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, एकदम जोर जोर चिल्लाते हुए भागने लगता है उस जंगल की तरफ जहां उसको नहीं जाना था। इसकी एकदम हालत खराब, इसको कुछ होश नहीं है कि यार मेरा बाइक उधर खड़ा है क्या है, कुछ नहीं, एकदम जोर जोर से भागता है जंगल की तरफ। और ये ना बिल्कुल सेंसलेस हो चुका था, अभी इसके सोचने समझने की शक्ति जो है वो खत्म हो चुकी थी। ये दूर देखता है कि एक चाय की टपरी होती है ना, ऐसे पहाड़ों में आप जाओगे तो ऐसे लकड़ी की टपरी बनी होती है जहाँ पर चाय वाय, आपको चाय मैगी ये सब मिलता है। तो एक बंद चाय की टपरी थी, ठीक है, उसके पीछे जाके राहुल एक लकड़ी की बोरी रखी हुई थी, उस बोरी के पीछे जाके छुप जाता है। उस जो उसका घर था उस घर से वही 60-70 मीटर आगे आके ये काम करता है राहुल, छुप जाता है। अब छुप के ये सुबक के हल्का हल्का रोने लगता है ये। और थोड़ी देर बाद देखता है कि वो जो अंकल थे भाई वो इसकी तरफ आ रहे हैं। अंकल की हाइट और बढ़ गई है, 7-7.5 फुट के अंकल हो गए हैं, और ये इसकी तरफ ना ऐसे चल के नहीं आ रहे, मतलब ज़मीन पे है और ज़मीन पे ऐसे स्लाइड होते हुए ऐसे ऐसे करके इसकी तरफ आ रहे हैं। अब भाई इतना अंधेरा, ठंडी हवा चल रही है, जानवरों के आवाज़ आ रहे हैं। राहुल एकदम एकदम फ्रीज हो चुका था, एकदम ऐसे इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। अब अंकल धीरे धीरे बहुत स्लो स्पीड में इसकी तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ी देर के बाद इसके शोल्डर पे टैप होता है ऐसे, और टैप होते ही राहुल बेहोश। जब इसकी आँख खुली तब ये देखता है कि ये घर के अंदर है और 2 लोग इसके पास मतलब खड़े हैं। उस समय भी रात ही था, रात के करीब 2-2:30 बज रहे होंगे उस समय। राहुल पूछता है कि मैं कहाँ आ गया अंकल, आप लोग कौन हैं? मैं तो अभी उधर छुप के बैठा था जंगल के सामने जो टपरी है। तो भैया ने बताया कि ये टपरी हमारी ही थी, हम उधर पेशाब करने गए थे, हम अपना लकड़ी वकड़ी जो है लेके घर वापस जा रहे थे, तो हमने देखा कि तुम लकड़ी के पीछे ऐसे दुबक के बैठे हुए हो। तो बेसिकली क्या होता है, पहाड़ों में लोग जो है लकड़ियों पे खाना वाना बनाते हैं, जंगल से लकड़ी काट कर अपने घर ले जाते हैं। फिर भैया वहीं लकड़ी की बोरी रखे हुए थे जिसको लेके ये वापस अपने घर आए। राहुल ने उनको कुछ बताया नहीं कि इनके साथ क्या हुआ। बोला कि इन्होंने पूछा क्या हुआ तुम्हारे से, तुम ऐसे क्यों बैठे थे? राहुल बोलता है कि कुछ नहीं बस ऐसे ही। ये ना बोलता है कि मैं सुबह बताऊंगा, अभी नहीं। ये जो 2 लोग हैं ये बोलते हैं कि ठीक है, तुम बहुत, वैसे तुमको कोल्ड भी हो गया है, बाहर तुम इतने पड़े हुए थे और तुम्हारा गला वाला भी बहुत ख़राब है, तो तुम्हारे लिए काढ़ा बनवा देता हूँ मैं। राहुल कुछ नहीं बोलता, राहुल बोलता है ऐसे इशारा करता है ठीक है। अब वो जो आदमी थे उनमें से एक आदमी किचन में उनकी माता जी काम कर रही थी, तो बोलते हैं कि मम्मी ये काढ़ा लेके आइए। तो
राहुल ऐसे दुबक कैसे बैठा हुआ है, ठीक है, ठंड लग रही है उसको। वो औरत आती है चल के, जो माता जी थी इनकी, और काढ़ा लेके राहुल के लिए। राहुल हाथ बढ़ाता है काढ़ा पकड़ने के लिए और थैंक यू बोलने के लिए ऊपर देखता है। भाई इतनी जोर से चिल्लाता है राहुल देखता है कि ये वही औरत है जिसने लिफ्ट मांगा था इससे और जिसकी फोटो पे माला चढ़ा हुआ है। राहुल जोर से चिल्लाता है और वो औरत ऐसे एकदम बहुत वियर्ड सा स्माइल देती है उसको देख के। और जो ये दोनों लोग थे ये एक कॉर्नर में खड़े होकर राहुल की तरफ ऐसे घूर के देख रहे हैं। राहुल जोर से चिल्लाता है और ग्लास ऐसे फेंकता है और फिर से वो बेहोश हो जाता है। अब जब राहुल फिर बेहोशी से जागा तो देखता है कि ये एक बोलेरो पिकअप गाड़ी में बैठा हुआ है। आगे की सीट पे बैठा है, एक साइड पे ड्राइवर और दूसरी साइड एक और आदमी था, ड्राइवर का शायद दोस्त वोस्त था कोई, और ये बीच में बैठा हुआ है। इसके सर पे थोड़ी सी चोट थी और राहुल बोलता है कि यहाँ कैसे आ गया मैं मतलब अभी काढ़ा पीने के लिए आंटी लेके आई थी काढ़ा, ऐसे करके बुदबुदाने लगता है। तो ड्राइवर बोलता है क्या बोल रहे हैं भाई साहब, आप रोड के किनारे पड़े हुए थे। राहुल बोलता है रोड के किनारे? फिर उस जगह को डिस्क्राइब करता है जहाँ राहुल पड़ा हुआ था। राहुल बोलता है यही तो मैंने उन आंटी को लिफ्ट दिया था। फिर ड्राइवर बताता है कि सुबह 4:30-5 बजे जब हम अपना ये बोलेरो पिकअप लेके उस जगह से क्रॉस कर रहे थे तो हमने देखा कि आप लेटे हुए सड़क पर, ठीक है, और आपके साइड में एक औरत और 3 आदमी थे और वो कुछ बहुत ही वियर्ड सा कर रहे थे, कुछ काला जादू टाइप का। और फिर जब उन्होंने बोलेरो की लाइट देखी तब वो थोड़े सतर्क हो गए। फिर हम और पास गए तो हमें देख के वो भागने लगे जंगल की तरफ। वो जंगल की तरफ सारे भाग गए, आप बिल्कुल बेहोश लेटे हुए थे। तो हमने आपकी बाइक को पहले इधर पीछे पिकअप उसमें डाला और फिर आगे आपको बैठा के लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। आप कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? राहुल ये सब सुन के एकदम शॉक्ड, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ। ये बोलता है कि मैं नरकंडा जा रहा था दोस्त से मिलने। ये पूरी अपनी कहानी बताता है। ये लोग क्या करते हैं, इसको ले जाके वहीं जो पास में कोई हॉस्पिटल था उधर ले जाके इसको एडमिट कर देते हैं, इलाज वालाज करवाते हैं इसका, और बोलते हैं कि अपने दोस्त को फ़ोन कीजिए। ये श्रेया को फ़ोन करता है। श्रेया जो है आती है अपने पेरेंट्स के साथ और देखती है राहुल की ऐसी कंडीशन। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, राहुल को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं नरकंडा। उसकी पूरी सेवा करते हैं, जो भी इलाज वाला सा खाना पीना सब कुछ अच्छे से किया राहुल को। राहुल जब रिकवर हो गया लगभग 1-2 दिन में, तो श्रेया के पापा बोलते हैं कि क्या मतलब जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ, तुम इस कंडीशन में कैसे पहुंचे। तो राहुल सब कुछ बताता है जितना उसको याद था। तो इसके श्रेया के पापा बोलते हैं कि तुम्हारे पास उस घर का लोकेशन है जहां तुम रुके हुए थे। ये बोलता है हाँ है मेरे पास, क्योंकि इसने श्रेया को पहले ही भेजा हुआ था। तो ये श्रेया, उसके पेरेंट्स, ये सब लोग उस घर पे पहुंचते हैं जहाँ राहुल को अंकल दूध पिलाने लाए थे। जब वहाँ पहुँचते तो पता है क्या देखने को मिला? भाई घर है ही नहीं, वो पूरा खंडहर जैसा कुछ है। मतलब कोई पुराना मकान था, बहुत हिमाचली मकान, वो बिल्कुल टूट के ऐसे खंडहर टाइप का बना हुआ है। जब श्रेया के पापा उस जगह पहुंचे तो श्रेया के पापा जो है मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और थोड़ा इज्जतदार, पूरा मतलब जानते थे लोग उसको आसपास। तो उन्होंने मतलब वहाँ कहीं गांव पास में एक और गांव था, वहाँ पे गए ये लोग राहुल को लेके, और वहाँ पे जो उनके गांव के जो हेड होते हैं सरपंच, उनसे बात की। तो पूछा कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है इस जगह। सरपंच बोलते क्या? बोला कि भाई इस रास्ते से कोई नहीं जाता है, शाम ढलने के बाद हम गांव वाले नहीं जाते उस रास्ते से, ये कैसे चला गया? जो चाय वाले ने शॉर्टकट रास्ता बताया था उस रास्ते की बात कर रहे थे सरपंच साहब। बोले कि वो तो एकदम छलावा, वहाँ पे बहुत खतरनाक होता है, वो बिल्कुल प्रेतों का अड्डा है। बहुत साल पहले यहाँ पे एक औरत थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, तब से वो क्या करती है, जो टूरिस्ट उस रास्ते से गुजरते हैं तो उनको गाइड करती है कि आप इधर से जाइए, ये रास्ता ज़्यादा अच्छा है। और वो जो रास्ता है जो औरत गाइड करती है जिस रास्ते पे जाने के लिए, उस रास्ते पे चल के टूरिस्ट को अचानक दिखता है कि खाई आ गई। बोला कि 4-5 लोग तो उस खाई के अंदर गिर चुके हैं। तो ये तो बहुत किस्मत की बात है कि राहुल बच गया है। ये सब सुन के राहुल जो है एकदम पसीने से तर-बतर। एक जो ट्रिप बहुत सुंदर होने वाली थी राहुल के लिए, एकदम उसके नाइटमेयर में बदल गई। राहुल फिर कहीं भी ट्रैवल नहीं करता उसके बाद। राहुल श्रेया के घर पे ही रहता है 4-5 दिन, वहाँ ठीक से रिकवर होता है और बाइक से वापस अपने घर पे नहीं आता। ये क्या करता है कि बाइक को वहाँ पे लोड करवाता है ट्रक में, बुक करके बाइक वापस आगरा लेके आता है। बहुत खर्चा भी बढ़ गया राहुल का। तो अगर आप पहाड़ों में रात को ट्रैवल करने का अकेले सोच रहे हैं तो एक बार इस सिचुएशन के बारे में भी सोच लेना। वेलकम टू मरून फाइल्स, मेरा नाम है सौरभ और इंटरनेट पे मुझे लोग रोविंग लामा के नाम से जानते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो यार एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। और इधर जो ईमेल आईडी दिख रहा है या फिर कमेंट में भी आपको ईमेल आईडी दिख जाएगा। अगर आपके साथ ऐसे कोई हॉरर इंसिडेंट हुए हैं तो आप ज़रूर मुझे लिखें, मैं आपकी कहानी इस चैनल पर सबको सुनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।